नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात करें तो नेपाल और इंडिया के रिलेशन काफी खटास में आ चुके हैं नई गवर्नमेंट में। जब से नेपाल का नई गवर्नमेंट आई है तो इंडियन मीडिया यही कह रहा है कि ये एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है नेपाल के अंदर, हम इनके साथ बातचीत नहीं कर सकते। बट आज हम रिपोर्ट देखने वाले हैं एक इंडियन मीडिया का, वो कि नेपाल के इस नई गवर्नमेंट के बारे में क्या बात करते हैं। रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ बात करेंगे कि नेपाल के इस नई गवर्नमेंट से इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं, क्यों वो डरी हुई है इस नई गवर्नमेंट से। रिपोर्ट देखने से पहले आपसे गुजारिश की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं विष्णु शंकर आपके सामने हाजिर हूं सोच समझकर एक ताज़ा घटना चक्र पर अपने एनालिसिस के साथ। कल यानी 10 जनवरी को नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल की संसद में अपनी 15 दिन पुरानी सरकार में सदन का विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव रखेंगे। देश के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने आज ही नवनिर्वाचित संसद का पहला सत्र बुलाया है। आपको याद होगा नेपाल में 20 नवंबर को आम चुनाव हुए थे। इसके बाद सभी नतीजे आने में काफ़ी समय लगा और फिर शुरू हुई सरकार बनाने की जोड़ तोड़, जिसमें ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर ने आम चुनाव देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन जैसा अब दक्षिण एशिया के सभी मुल्कों की राजनीतिक संस्कृति बन गई है, अपनी सरकार न बनते देख प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस का साथ छोड़ा और अपने सबसे बड़े विरोधी केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के साथ हाथ मिलाकर एक ऐसी सरकार बना ली जिसमें कम्युनिस्टों के अलावा ऐसी कई पार्टियां शामिल हैं जिनका विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की ज़मीन पर एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनमें संवैधानिक राजशाही का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, मशहूर टीवी एंकर रवि लमिछने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनता समाजवादी पार्टी, 2 और छोटी पार्टियां जनमत पार्टी और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और 3 आज़ाद एमपी शामिल हैं। इन सबको मिलाकर वर्तमान प्रतिनिधि सभा में प्रचंड को 6 पार्टियों के 169 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2021 में प्रचंड ने ओली से अपना गठजोड़ तोड़कर नेपाली कांग्रेस का समर्थन किया था, जिसकी वजह से शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बन पाए थे। प्रचंड इसके पहले 2 बार 2008 से 2009 और 2016 से 2017 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गौरतलब है कि आम चुनाव के नतीजों में नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और लग रहा था कि प्रचंड के समर्थन से शेर बहादुर देउबा फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देउबा कम्युनिस्ट चुनौती के सामने ये फैसला तेज़ी से नहीं कर पाए कि खुद प्रधानमंत्री बनने के एवज में वे प्रचंड की पार्टी को देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के पद दे या नहीं। ओली और प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टियां सांसदों की संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि सभा में दूसरे और तीसरे नंबर पर थीं। सरकार बनाने में देरी होती देख एक तेज तर्रार राजनीतिज्ञ की तरह ओली प्रचंड के सामने रोटेशनल यानी 2.5 साल प्रधानमंत्री पद संभालने का प्रस्ताव लेकर गए और ये पेशकश भी कर दी कि पहले प्रचंड ही प्रधानमंत्री का पद संभालें। बस फिर क्या था, प्रचंड ने ओली का दामन थामा और प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। नेपाल के संविधान के एक नियम के अनुसार देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री को 1 महीने के भीतर विश्वास मत पास कराना पड़ता है। प्रतिनिधि सभा में बहुमत का अंक 138 है, तो प्रचंड को अभी फौरन अपनी सरकार जाने का खतरा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग सोच और एजेंडे वाली पार्टियों की ये खिचड़ी सरकार कितने दिन चल पाएगी, ये बात सवालों के दायरे में है। फिर प्रचंड को विश्वास मत में जीत के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है। जाहिर है मंत्री पद कम होंगे और उनकी चाहत करने वाले ज़्यादा। जो सांसद मंत्री नहीं बनेगा उनकी निराशा का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। अब नेपाल में राजनीतिक पटल पर जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से भारत के इस पड़ोसी देश में देश और सरकार के सबसे ऊंचे पदों पर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग बैठे हैं। ये स्थिति चीन के लिए मुफीद और भारत के लिए एक चुनौती कही जा सकती है। वैसे भी अभी जैसे संबंध भारत और चीन के बीच चल रहे हैं उसमें नेपाल की हालत 2 हाथियों की खींचतान में घास जैसी है। भारत को अब अपनी नेपाल नीति के तुरंत पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है कि भारत नेपाल की सत्ता में हिस्सेदारी वाली सभी पार्टियों के साथ अपने रिश्ते बेहतर और मजबूत करे। काठमांडू स्थित सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के निदेशक निश्चल पांडे का कहना है कि भारतीय विदेश नीति निर्धारकों को
ये समझना चाहिए कि नेपाल के आम चुनाव में हुई वोटिंग से ये साफ है कि युवा नेपाली वोटर अपने देश के राजनीतिज्ञों की अवसरवादिता से तंग आ चुके हैं और इसलिए इस बार चुने गए सांसदों में मीडिया एंकर, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉक स्टार्स की अच्छी तादाद है। पिछले 60 साल में नेपाल में 6 संविधान लागू किए गए। अभी लागू संविधान 2015 में पारित हुआ था और अब ऐसी स्थिति में है कि फिर नया संविधान रचने की मांग उठ सकती है। नेपाल के कई संवैधानिक संस्थानों का राजनीतिकरण हो चुका है और इनकी विश्वसनीयता कम हुई है। प्रधानमंत्री प्रचंड के लिए अपनी सरकार को लंबे समय तक चलाने के लिए सत्ताधारी गठबंधन की सभी पार्टियों को अपने साथ रखने के लिए आए दिन समझौते करने पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2021 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुसार कोई सत्तासीन प्रधानमंत्री बहुमत खोने के डर से प्रतिनिधि सभा को भंग कर ताज़ा चुनाव की सिफारिश नहीं कर सकता। सरकार गिर जाने की स्थिति में देश के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो वैकल्पिक सरकार के गठन की कोशिश करता रहे। ये सभी बातें नेपाल की राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनने से रोक सकती हैं। इसलिए भारत को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है ताकि कहीं पिछली कम्युनिस्ट सरकार के समय की तरह एक बार फिर चीन नेपाल पर हावी न हो जाए। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। रिपोर्ट आपने देखा, आपको पता चला कि नेपाल के इस नई गवर्नमेंट से इंडिया को कुछ नुकसानात हो सकते हैं, बट जो नई गवर्नमेंट है उसमें ये कह रहे हैं कि इसमें खिचड़ी वाली गवर्नमेंट है। कैबिनेट ऐसी है जिसमें खिचड़ी बनी हुई है, मतलब बहुत सारी पार्टियों ने मिल के गवर्नमेंट बनाई है, जिसमें से केपी ओली की पार्टी है, जिसमें से प्रचंडा की पार्टी है, जिसमें से नेपाल के न्यूज एंकर जिसका नाम है रामी लामचानी, उसकी पार्टी का समर्थन है या उनकी गठबंधन है। इन सारी पार्टियों ने मिल के गवर्नमेंट बनाई है। सो अगर इसमें से एक बंदा भी आगे पीछे हो जाता है तो नेपाल की जो अभी गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाती है। और अभी की भी गवर्नमेंट है उसको इंडिया प्रो चाइनीज गवर्नमेंट कहती है। प्रो चाइनीज क्यों कहती है? क्योंकि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी पुष्पा कमल दहल, क्योंकि उनके साथ जो बड़ी पार्टी है वो केपी ओली शर्मा की पार्टी है और केपी ओली शर्मा का बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहा। जब उनकी गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट के अंदर काफी सारी लड़ाइयां हुई। आपको पता है कि नेपाल की और इंडिया की रिलेशन तब अच्छे हुए थे जब शेर बहादुर देउबा की सरकार की गवर्नमेंट थी। शेर बहादुर ने तकरीबन 2.5 साल तक नेपाल की कैबिनेट को संभाला, नेपाल के उस संविधान को संभाला और उसके बाद वो अभी कुछ टाइम पहले 1-2 हफ्ते पहले अपनी गवर्नमेंट को रुखसत होते हुए देख सकते थे। और अभी जो नई गवर्नमेंट है उसको इंडिया से क्या मसले हो सकते हैं या इंडिया को उनसे क्या मसले हो सकते हैं, स्पेशली जो इनकी एक डिस्प्यूट वाली जगह है, एक नहीं 2-4 जगह है, बट उसके बारे में बातें हैं। और स्पेशली केपी ओली के बारे में ये बातें की जाती है कि वो एक प्रो चाइनीज है, एक प्रो चाइनीज पॉलिटिशियन है नेपाल के अंदर जो सब कुछ चाइना का कहना मानता है। रिपोर्ट आपने देखा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।